श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है संतान तिथि से संतान के सुख और संतान बाधा का ज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, संतान तिथि का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है, उसकी गणना कैसे की जाती है, सरल तरीके से उसे बताया जाएगा और एक उदाहरण के साथ बताया जाएगा कि पंचमेश की स्थिति केंद्र में होने पर, पंचमेश की अपने भाव पर दृष्टि होने पर, कारक से पंचम भाव के स्वामी का कारक के साथ होने पर, कारक और कारक से पंचमेश की नवम भाव पर दृष्टि होने से और लग्नेश के पंचम भाव में बैठने पर भी संतान सुख का अभाव हो जाता है। जबकि कहा गया है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव को दृष्टि देता है तो अपने भाव की वृद्धि करता है। कारक की यदि नवम भाव पर, यदि पंचम भाव पर दृष्टि होती है तो भी संतान का सुख प्राप्त होता है, ज्योतिष के सामान्य सिद्धांत हैं। लेकिन फिर भी यदि संतान का सुख बाधित होता है तो विचारणीय प्रश्न होता है कि बाधा कहाँ है। तो इसके लिए पहले आपको बताए जा चुके हैं बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का विचार करना, और आज एक नए विचार यानी संतान तिथि का विचार करेंगे। यदि संतान तिथि अशुभ होती है, कृष्ण पक्ष में होती है और कहीं ना कहीं बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट भी पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से संतान की सुख में बाधा होती है या संतान सुख का अभाव होता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि संतान तिथि का ज्ञान कैसे करें और कैसे जानें कि वह हमारी संतान सुख में बाधक हो सकती है या संतान प्राप्ति में सहायक हो सकती है। सामान्य रूप से चंद्रमा जितने अंश आगे होता है सूर्य से, उसके आधार पर हम तिथि का ज्ञान करते हैं, क्योंकि एक तिथि का भोग करने के लिए चंद्रमा को सूर्य से 12 अंश आगे जाना पड़ता है। लेकिन हम संतान तिथि का विचार करेंगे तो चंद्रमा के ग्रह स्पष्ट को 5 से गुणा कर देंगे और सूर्य स्पष्ट को भी 5 से गुणा कर देंगे और चंद्रमा के पंचगुणित स्पष्ट से सूर्य के पंचगुणित स्पष्ट को घटाएंगे। जो अंश आदि या राशि आदि हमें मिलेंगी, तो यदि राशि 12 से ज़्यादा होती हैं तो उसमें 12 घटा देंगे, यदि 24 से ज़्यादा होती हैं तो 24 घटा देंगे, 36 से ज़्यादा होती हैं तो 36 घटा देंगे, अर्थात राशि को 12 से कम कर लेंगे। जो शेष बचेंगे उनको अंश में परिवर्तन कर लेंगे। राशि में 30 अंश होते हैं, उसको अंशों में जोड़ देंगे और फिर 12 से भाग देकर हम देखेंगे कि कितनी तिथि बीत चुकी हैं और वर्तमान में कौन सी तिथि चल रही है। 1 से 15 तक यदि आता है तो वह शुक्ल पक्ष की तिथि होगी। यदि 15 के बाद 16 से और 30 तक आता है तो वह कृष्ण पक्ष की तिथि होती है। शुक्ल पक्ष की तिथि को संतान प्राप्ति के लिए उत्तम और फलदायी माना गया है, जबकि कृष्ण पक्ष की तिथि को संतान प्राप्ति के लिए कमजोर माना गया है। अब दोनों पक्षों में ही यदि छिद्रा तिथि आ जाती है, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, और इसके साथ में भद्रा का योग यानी जो विष्टि का कर्ण होता है या जो स्थिर कर्ण होते हैं, चतुष्पद, किंस्तुघ्न आदि, वे आ जाते हैं, तो ये भी संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं या संतान सुख का अभाव दिला सकते हैं। यदि कृष्ण पक्ष में छिद्रा तिथि आ जाती है तो यह और भी प्रबल बाधा देने वाली हो जाती है। संतान योग सारे बनने के बाद भी संतान के सुख में कमी दिखा देती है। हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने इन बाधाओं को आने पर उनका निवारण करने के जो उपाय बताए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि संतान सुख की प्राप्ति में यदि बाधा आ रही हो तो पुरुष सूक्त का पाठ करना, संतान गोपाल मंत्र का जप करना और हरिवंश पुराण का पाठ करना एक सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। षष्ठी देवी का पूजन किया जा सकता है।
लेकिन यदि षष्ठी तिथि संतान तिथि बनती है तो भगवान सुब्रमण्यम की पूजा करानी चाहिए। यदि छिद्रा तिथि में अष्टमी आती है संतान तिथि, तो श्रवण नक्षत्र में व्रत या श्रावण मास में व्रत करने चाहिए। यदि नवमी बनती है तो रामायण का सुनना उचित बताया गया है। यदि संतान तिथि द्वादशी बनती है तो गरीब लोगों को भोजन कराना। यदि चतुर्दशी बनती है तो रुद्र की पूजा। अमावस्या बनती है तो पितरों का पूजन और श्राद्ध करना उचित होता है। यदि चतुर्थी तिथि बनती है तो नाग पूजन का विधान हमारी प्राचीन ज्योतिषकारों ने संतान तिथि में बाधा आने पर संतान के सुख के लिए बताए गए हैं। अब आगे विचार करते हैं एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ, जिनके 10-12 वर्ष शादी होने के बाद भी संतान सुख से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि ग्रहों का योग आप देखेंगे तो उचित है और उसका केपी सिस्टम से भी पंचम भाव का उपनक्षत्रपति पंचम भाव का कार्येश बनता है। आपके सामने उदाहरण के लिए स्क्रीन पर कर्क लगन की एक जन्म पत्रिका प्रकट हो रही है, जहां पर लग्नेश नीच राशि में नीच भंग कराते हुए स्वयं पंचम भाव में बैठा है और कहा जाता है कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। पंचम भाव का स्वामी स्वयं अपनी मूल त्रिकोण में दसम भाव में दिग्बली होकर अपने पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहा है। गुरु जो संतान का कारक होता है, नवम भाव जो पंचम भाव से पंचम भाव होता है, संतान भाव में सहायक होता है, अपने स्वराशि को देख रहा है। और जो गुरु से पंचम भाव का स्वामी शनि है, वह भी गुरु के साथ बैठकर नवम भाव को और पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है। फिर भी इस जातक को 10 से अधिक वर्ष होने के बाद भी संतान के सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। अब हम इसमें विचार करते हैं संतान तिथि का। तो चंद्रमा इनके तुला राशि में 18 अंश 35 कला पर हैं, तो उसके लिए 5 की गुणा करते हैं तो 38, 2 55 आता है। सूर्य का जो पंचगुणित करते हैं तो सूर्य वृष राशि में 5 अंश पर हैं और 29 कला पर हैं। उनका पंचगुणित करते हैं तो 5, 27 और 25 आता है। दोनों का अंतर 32, 5 और 30, यानी 32 राशि 5 अंश और 30 कला। 32 क्योंकि 24 से ज़्यादा है तो 24 घटा लेंगे तो 8 राशि 5 अंश 30 कला। अब इसको हम अंशों में बदलते हैं तो 8 राशियों में 240 प्लस 5 245 अंश होंगे, 30 कला होंगी। 245 में हम 12 का भाग देते हैं तो 20 आता है, शेष 5 अंश और 30 कला बचता है, अर्थात 21वीं तिथि चल रही है। यानी 15 घटा देंगे शुक्ल पक्ष की तो 6वीं तिथि चल रही है, जो एक छिद्रा तिथि है और यह संतान तिथि संतान प्राप्ति में बाधक होती है। बीज स्फुट भी इस जातक का पंचम भाव में 29 अंश पर आता है, जो सम राशि में है, वृश्चिक राशि में है, और उसका नवांश मीन राशि में है। तो एक पुरुष के लिए बीज स्फुट का सम राशि और सम नवांश में होना भी बाधा का कारण बनता है। इसमें कुछ ज्योतिष प्रेमी विचार कर सकते हैं कि अंश कलाओं में कुछ अंतर आया है, तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंश कला जो यहाँ पर गणना करके दिखाई गई है ये सॉफ्टवेयर के आधार पर थी, और आपके पास जो अंश कलाओं का प्रदर्शन किया गया है वह एक ऐप के आधार पर है। तो एक ऐप में और सॉफ्टवेयर में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन उससे भी हम गणना करेंगे तो उसमें भी कोई बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। तिथि तब भी षष्ठी ही आएगी। ये एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए, ताकि आप संतान तिथि का ज्ञान कर सकें और उससे किसी जातक के संतान सुख होने को या संतान बाधा होने को देख सकें, और उसके लिए सारे अच्छे योग होने पर भी उसका उपाय निवारण के लिए कराया जा सके। क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव पर राहु की दृष्टि कही जा सकती है,
गुरु से पंचम में केतु भी कहा जा सकता है, लेकिन उनके राशि स्वामी अच्छी स्थान पर बैठे हैं। केतु शनि के घर में है, शनि से त्रिकोण बनाता है। राहु चंद्रमा से के घर में है, चंद्रमा से त्रिकोण बनाता है। लेकिन पंचम भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि भी है, और जो कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है उसकी भी दृष्टि है लाभ भाव में बैठकर। तो अधिकांश योग संतान सुख के होने के योग दिखाते हैं ग्रह के आधार पर, लेकिन जो संतान तिथि है और जो बीज स्फुट है वह कहीं ना कहीं बाधा प्रकट करता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।